स्पेन ने ईरान पर हमले की निंदा की है। स्पेन भी अब इस हमले की निंदा कर रहा है। स्पेन के पीएम ने कहा है कि तुरंत सैन्य कार्रवाई रोक दी जाए जिस तरह का हमला ईरान पर किया है। शैलेंद्र मांगू, शैलेंद्र, स्पेन की ओर से कहा गया, ओमान इसके पहले इस तरह से रिएक्ट कर रहा था, क्या और ताजा अपडेट, क्या ईरान के साथ अब इस तरीके के देशों की और मदद, उनके पक्ष में आने वालों की फहरिस्त बढ़ती चली जाएगी? देखिए, ये कुछ कंट्रीज की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है, ओमान की तरफ से, और जो आपने अभी जिक्र किया जिस देश का, लेकिन बड़ा स्टेटमेंट जो अभी तक आया है वो रूस के विदेश मंत्री लावरोव की तरफ से आया है। लावरोव ने आपसे कुछ देर पहले बात की है ईरान के विदेश मंत्री अरागची से, और उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने बातचीत की कि जो हमला हुआ है उसके बाद ईरान क्या कुछ कर रहा है उनको ब्रीफ किया गया रशिया को, और रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका ने जो किया वो गलत किया, और इसी बीच ईरान की तरफ से कहा गया कि वो इस पूरे मामले को लेकर आप आने वाले दिनों के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएन सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को लेकर जाएगा, और वहां पर रूस भी मदद करने वाला है ईरान की। तो ये बड़े लेवल पर अब इस मुद्दे को उठाया जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन देखिए, आज भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास वो पावर्स नहीं है कि जो वॉर को रोक पाए, क्योंकि यही तो एक बड़ा सवाल भी है शैलेंद्र, जो बात आप कह रहे हैं कि अब अगर यूएनएससी में ये चले भी जाए, आप वहां पर वर्बली कह दें, पेपर रख दें, वहां स्थिति भी अगर बता दें, क्या इससे ये जो इरादे दोनों ओर से हैं इस पर कहीं कोई कॉमा फुल स्टॉप लगने के लिए कोई नियम कानून बने भी हैं शैलेंद्र? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब खुद P5 कंट्रीज में जिसमें अमेरिका है वो इस वॉर में इन्वॉल्व है, रशिया की अगर हम बात करें तो वो यूक्रेन वालों इन्वॉल्व है, चाइना भी इस तरह के एक्शन में इन्वॉल्व रहता है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर यूएन के पास वो टीथ नहीं है, वो पावर्स नहीं है, वो किस तरह के जंग को रोक पाए। हालांकि उसका क्रिएशन ही इस मकसद से के लिए हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, लेकिन जिस दिशा में ये पूरा माहौल बनता चला जा रहा है, तो ऐसे में जो बड़ी पावर्स हैं वही यूएन को दरकिनार करके इस तरह के एक्शन ले रही है। लेकिन अब अहम बात यह है कि भले ही इसको यूएनएससी में लेके जाया जाएगा, एक इंटरनेशनल मंच पर इनको इस बात को रखा जाएगा, लेकिन अहम बात यह है कि फिलहाल ईरान जो है वो प्रैक्टिकली यानी कि मिलिटरी भी है वो अकेला पड़ गया। क्योंकि देखिए, अगर हम कंपेयर करें यूक्रेन के साथ में, यूक्रेन के समय हमने देखा है कि पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है, यहां तक कि जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने अमेरिका से हथियार खरीदकर भी यूक्रेन तक पहुंचाए हैं। लेकिन ईरान ऐसा देश है जहां पर इस तरह की मदद उसको नहीं मिल पाएगी। तो ये बड़ा सवाल है कि वो कब तक सस्टेन कर पाएगा इस वॉर को, क्योंकि ईरान के पास उस लेवल का अमेरिका से लड़ने के लिए, इजराइल से लड़ने के लिए उस लेवल की उसके पास जो तैयारियां नहीं है उस तरह की, इस तरह के उसके पास हथियार नहीं है, इतने मिसाइल उसके स्टॉक में नहीं है, स्टॉक पाइल में नहीं है। तो ये बड़ी बात आप कह रहे हैं शैलेंद्र की, ये जो सपोर्ट की बात कही जा रही है कर्नल दानवीर कि तुरंत युद्ध रोक देना चाहिए, ईरान के पक्ष में स्पेन का आ गया, ओमान का बयान आया, जुबानी बयानबाजी से कितनी मदद मिलेगी, और क्या जो लोग ये बयान दे रहे हैं, फिर रूस का जो जेस्चर सामने आया है, क्या आपको लगता है कि सीधे युद्ध में कूदने वाली स्थिति बनती भी दिखाई देगी इनकी ईरान के पक्ष में? देखिए, ईरान के पक्ष में बनती दिखाई दे या ना दे, लेकिन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो मिडिल ईस्ट में हुआ है पिछले 1 घंटे के दौरान, वो सऊदी अरेबिया का ऐलान है कि हम यूएस इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो रहे हैं, हम उस अलायंस के अंदर शामिल हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट है। तो इस डेवलपमेंट के बाद में ओमान और स्पेन और इन सब की बातें जो हैं बहुत छोटी पड़ जाती हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई एग्रीगेटर है तो वो सऊदी अरेबिया है, स्पेशली सो इन दी सुन्नी वर्ल्ड। और सुन्नी वर्ल्ड की रहनुमाई करते हुए सऊदी अरेबिया अगर इस तरीके का बयान दे रहा है तो आप समझिए कि उसकी क्या अहमियत होगी। ये एक बड़ी बात भी है जो आप कह रहे हैं कि अब इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन इस युद्ध में अब जिस तरह से बड़ी बात, रूस के विदेश मंत्री ने ईरान से बात कर ली है, और रूस के विदेश मंत्री ने हमले की निंदा करते हुए उनके साथ खड़े होने की बात कही, और यूएनएससी में ले जाने की बात कही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में ये एक अहम मुद्दा ले जाने की बात कही है। लेकिन इसी को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि क्या इससे युद्ध रुक जाएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, चीन भड़क गया है। जहां रूस का रिएक्शन आया, चीन ने अब अमेरिका पर निशाना साधा है, न्यूक्लियर ऑर्डर में बड़ी रुकावट, और ये एक बड़ी बात है। चीन भड़क गया ईरान पर जो हमला हुआ है उसके बाद से। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका पर सीधे निशाना साधा है, न्यूक्लियर ऑर्डर में बड़ी रुकावट अमेरिका को। और विनोद दत्ता साहब, अभी तक के तो रूस ने जो बात कही वो सामने आई, चीन ने अब सीधे अमेरिका के ऊपर ये
बड़ा अटैक कर दिया इस तरह की बात कहते हुए, ये जुबानी तौर पर होगी या इससे कोई फर्क भी पड़ेगा या फिर कोई बड़ा रोल इनका दिखाई देगा इससे ज्यादा? आपकी आवाज शायद दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही। देखिए, कर्नल दानवीर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि साहब, अगर सऊदी अरेबिया इस युद्ध में कूद जाता है या उसने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो यूएस, क्योंकि उससे पहले भी उसने स्टेटमेंट दिए थे कि अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए, तो ये जो समीकरण बनते जा रहे हैं, ये मतलब वर्ल्ड वॉर की तरफ जिस तरह से अलायंसेस बन रहे हैं या ग्रुपिंग्स बन रही हैं, अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 और 2 को देखें तो उसी तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। रशिया ने ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट दे दिया है। चाइना किसी काइनेटिक ऑपरेशन में मेरे लिहाज से नहीं कूदेगा, क्योंकि चाइना का लक्ष्य ये है कि साहब मैं एक सुपर पावर का सपना देख रहा हूं, वो कोई इस तरह के एंटेंगलमेंट में नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो ईरान की मदद करेगा। और अगर मतलब रशिया का उसको सपोर्ट रहता है ईरान को, तो वो अमेरिका के लिए एक काफी मतलब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि रशिया, अगर देखिए, रशिया के कोलैबोरेशन से वहां कई न्यूक्लियर जो संयंत्र हैं उस पर काम हो रहा है। रशिया ने पहले भी ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर मेरे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अगर कोई हमला हुआ तो अमेरिका के लिए वो ठीक नहीं होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और देखिए ईरान ने भी ये स्टेप अगर लिया है, क्योंकि सबसे अदावत उसने ली है, तो इसके पीछे यकीनन एक अश्योरेंस रहा होगा, चाहे वो रशिया से हो या चाइना से हो। तो सामरिक तौर पे उसको मदद मिलती रहेगी, लेकिन हाँ, फिर भी क्योंकि ईरान इस पोजीशन में नहीं है अभी भी कि साहब वो अमेरिका को हेड ऑन ले सके। लेकिन आप देखिए, आजकल युद्ध दो देशों के बीच में नहीं होते हैं। आप रूसो यूक्रेन वॉर इसका एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। इसमें यह देखा जाता है कि देशों की, अभी यूक्रेन और रशिया की जो पावर रेशियो था 1:5 का था, लेकिन यूक्रेन आज भी वहां हुंकार भर रहा है। वो केवल इसी दम पे है क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज उसके साथ है। बिल्कुल। तो अगर यहाँ रशिया, चाइना, टर्की अगर ये इसका साथ देते हैं तो ईरान इसको थोड़ा सा युद्ध को और लंबा खींच सकता है, हालांकि ईरान के हित में वो नहीं होगा। हालांकि अब ये आशंका ये कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये सिर्फ इस तरह से हो भी नहीं पाएगा कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और वो उन देशों पर पलटवार कर दे। अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में तो ये तो सब होना ही है, लेकिन कर्नल दानवीर, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर इशारा है? क्या उधर बढ़ता हुआ आप इस जंग को देख रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड वॉर के अंदर पूरी दुनिया को बढ़ता देखना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन वर्ल्ड एट वॉर जरूर है। चाहे वो यूरोप हो, चाहे वेस्ट एशिया हो, चाहे आपका साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न वेस्टर्न पैसिफिक हो। यहां पर जिस तरीके से तैनाती है, कहीं पे एक्टिव वॉर है, कहीं पर एक्टिव वॉर नहीं है, लेकिन पोस्चरिंग है, तो आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड एट वॉर है इस समय। वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थितियां आप कह सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड वॉर, जैसे दत्ता साहब बता रहे थे कि वर्ल्ड वॉर के ईव पर जिस तरीके की परिस्थितियां थी, आप कह सकते हैं कि उस तरीके की परिस्थितियां हैं, बट अभी वर्ल्ड वॉर कहना मेरे ख्याल से ज्यादा होगा। वर्ल्ड एट वॉर कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये भी इसका एक नजरिया, एंगल है कि अब पूरी दुनिया इस जंग में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित तो होती ही है। एब्सोल्युटली।